छत्तीसगढ़ की सियासत में कोयले और शराब पर हंगामा बरपा है, क्योंकि एक बार फिर भ्रष्टाचार पर सियासी रार छिड़ गई है। कोयला और शराब घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर कराई गई है, जिनमें पूर्व मंत्रियों, विधायकों समेत 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक यूडी मिंज, गुलाब कमरो, शिशुपाल का नाम शामिल। 2 निलंबित आईएएस, रिटायर्ड आईएएस, कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर एफआईआर। पूर्व सीएम भूपेश के मित्र विजय भाटिया का नाम भी शामिल। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीति कैसे गरमाई, उससे पहले यह भी जान लीजिए कि किन मामलों में ईडी जांच कर रही है। शराब और कोयला स्कैम से जुड़ा मामला, केंद्रीय एजेंसियों ने छत्तीसगढ़ में दी दबिश। कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम शामिल। अधिकारियों के नाम भी जांच के दायरे में। ईडी ने अवैध कोल परिवहन को लेकर दर्ज किया केस। मामला गरमाया तो सियासी बयानबाजी भी सामने आई। पूर्व सीएम भूपेश ने इसे लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक षड्यंत्र बताया। पूर्व गृह मंत्री ने इसे बदले की राजनीति करार दिया। इधर सीएम विष्णुदेव साय ने कार्रवाई को न्याय संगत बताया है। ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सीधी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी ईडी अब राज्य सरकार के द्वारा एसीबी के द्वारा जांच करने का निर्देश किया, एफआईआर दर्ज किया है। ईडी अब स्वतंत्र एजेंसी है, जांच एजेंसी है, वो अपना काम कर रहा है। इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ईडी तो अपना काम करते रहता है, चाहे जो भी जांच एजेंसी। 2023 चुनाव में शराब और कोयले जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दों का असर दिखा था। अब 24 का चुनाव नजदीक है, तो इन मुद्दों की टाइमिंग पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल यह भी है कि क्या इन मुद्दों का माइलेज एक बार फिर बीजेपी को मिलेगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। पिछले कुछ दिनों से थमा ईडी का क्लाइमेक्स अब फिर से शुरू हो गया है। ईडी और एसीपी की जोड़ी अगले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ की सियासत से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक में तहलका मचा सकती है। सूत्र जो नाम बता रहे हैं उससे यही इशारा मिल रहा है कि शराब में डूबकर जहां कई लोग गंगा नहाए हैं, तो वहीं कोयले की कालिक से कई लोगों ने अपनी तिजोरियां भी खूब भरी हैं। गंभीर बात यह है कि इसमें सत्ता के शीर्ष पर रहे कुछ नाम तो शामिल है ही, दमदार रुआब वाले अफसरों के नाम भी हैं। कमाल की बात यह है कि इनमें से कुछ पहले से जेल में हैं, कुछ बेल में हैं, कुछ जेल से बाहर, तो कईयों ने काली कमाई की नाव में चढ़कर किनारा भी कर लिया है, किनारा ले भी लिया है। एक पूर्व मुख्य सचिव का नाम भी एफआईआर में है, तो कुछ वैसे आला अधिकारी में जो भूपेश सरकार में खूब पावरफुल रहे थे। 4 एफआईआर में से जो एक एफआईआर अभी तक सामने आई है, उससे तो यही मालूम चल गया है कि भ्रष्टाचार के तालाब में अधिकारी और नेताओं ने सिर्फ हाथ नहीं धोए, बल्कि गले तक डूबकर दोनों हाथों में मलाई बटोरी है। अब इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। भूपेश बघेल इसे दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्रवाई बता रहे हैं, वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री को वे छोटा दिल वाला सीएम भी बोल रहे हैं, जबकि सीएम विष्णुदेव साय दो टूक कह रहे हैं कि ईडी और एसीबी स्वतंत्र एजेंसी है और जांच कर रही है। तो ईडी के द्वारा दर्ज करवाई एसीबी में एफआईआर राजनीतिक बदला है या फिर भाजपा के सियासत का वो स्लोगन जिसमें उसने नारा दिया था, अब नहीं सहिबो बदल के रहिबो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अभय नारायण जी मेरे साथ बिलासपुर से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। केएस चौहान साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं चौहान साहब के पास ही चलना चाहूंगा। चौहान साहब, जब ईडी जांच कर ही रही थी चौहान साहब, तो एसीबी में एफआईआर कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा डिटेल समझाने की कोशिश करेंगे मुझे। चौहान साहब देखिए आदित्य जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एसीबी हमारे राज्य की एक एजेंसी है और उसको
उसका एक वर्किंग पैटर्न एक अलग होता है और वो बहुत अंदर से घुस के भी काम कर सकती है। और उनके जो अंदरूनी जो तंत्र होते हैं वो बहुत ज्यादा अंदरूनी बहुत अंदर तक रहते हैं तंत्र इनके एसीबी के। आप ये देखिए, विडंबना देखिए आदित्य जी कि पिछले 5 सालों में बता रहा हूं कि एसीबी का एक भी केस नहीं होने दिया भूपेश सरकार ने, क्योंकि उनको पहले एसीबी को किसी से परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बाद जाके वो बोलते थे कि हम इसमें कार्रवाई करना चाहते हैं, इस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं, इस डिपार्टमेंट के ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिलती थी। ये मौखिक रूप से बात बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। अब एसीबी के पिछले 5 सालों में एक भी कार्रवाई नहीं हुई, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक बात है। कभी भी ऐसे कोई राज्य में ऐसा नहीं हुआ है कि उनकी जो एजेंसियां हैं उनमें पिछले 5 सालों में कार्रवाई नहीं हुई हो। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे नेताओं को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे अधिकारियों को, ऐसे इसमें लगभग 11 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का नाम है, 71 लोगों में 11 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का नाम है, कुछ कारोबारियों का नाम है और अधिकतर अधिकारियों का नाम है, अफसरों का नाम है। क्या उनका नाम लेके हम अपना चुनावी फायदा उठाना चाहेंगे? ये कौन सी बात है? 3 से 4 जनप्रतिनिधियों का काम है जो इसमें संलग्न थे, जो इसमें डायरेक्ट संलग्न थे, और कुछ लोग अभी फरार भी दिख रहे हैं। उन लोग का ना पेपर में आ रहे हैं, ना कहीं सोशल मीडिया में कहीं दिख रहे हैं। पिछले 6-7 तारीख से वो लोग कहीं भी दिख नहीं रहे हैं। मैं जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि क्या एक आम जनता से जब आप पूछेंगे, एक आम पत्रकार से पूछेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ आदित्य जी, क्या ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता का या किसी भी जनता का पैसा खाया हो, गबन किया हो, क्या उनके पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? कार्रवाई अगर की जाएगी, उनको अगर निर्दोष होंगे तो क्या वो वहां से छूटेंगे नहीं? आज मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसमें लगभग 89% लोगों को रिहा कर दिया गया है, रिहा। और यही परसेंटेज, इससे ज्यादा परसेंटेज हमारे जो कोर्ट में भी आते हैं, 93% अभी तक का एवरेज है कि 93% लोगों को यहाँ जो कोर्ट में जो केस चल रहे थे अभी तक 1947 से लेकर अभी तक 93% लोगों को रिहा कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? आपका नाम अगर आया है, आप वहां पर सबूत पेश करिए और अगर आप साफ हैं तो आप चले जाइए। और देश तो संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी दल के हिसाब से नहीं चलेगा। जी, मैं दोबारा भी आऊंगा आपके पास। अभय नारायण जी, मतलब दोनों हाथ से आप लोग प्रदेश को कंगाल करने में लगे थे क्या? मतलब करोड़ तो हो गया, मानो 100 रुपए का नोट हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं अभय नारायण जी, एफआईआर जो दर्ज करवाई है ईडी ने एसीबी में, वो बोल रही है अभय नारायण जी। आवाज को ठीक करने के, आवाज जो आपकी आ रही थी कट के आ रही थी, चौहान साहब की भी कट के आ रही थी। जी आदित्य जी देखिए, अभय जी मेरा सवाल आपसे यही है। जी करिए, कंप्लीट करिए अपनी बात। आश्चर्यजनक घटना नहीं है। ईडी विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले जो काम करने आई थी, वो काम वो कर रही थी जो उसको टारगेट दिया गया था कि भूपेश बघेल सरकार का नाम पूरे देश में हो गया, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा पूरे देश में चला, भूपेश बघेल की योजनाओं किसान, मजदूर, महिलाओं में लोकप्रिय हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई कुछ नहीं कर पा रही है। तब उन्होंने ईडी को भेजा, ईडी ने आरोप गढ़े, ईडी ने आरोप चिपकाया, ईडी ने गवाह बनाए और ईडी ने जेल भेज दिया। आज जब छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बन गई, डबल इंजन की सरकार, वो क्यों चाहते थे कि जो ईडी कार्रवाई कर रही थी उसको सही करने का काम राज्य सरकार करे। आज डबल इंजन की एक सरकार यहाँ भी बन गई जो रिमोट कंट्रोल से चल रही है। आज लोग ये पूछ रहे हैं कि 3100 रुपया कहाँ है, लोग ये पूछ रहे हैं मोदी गारंटी का 12,000 कहाँ है, लोग ये पूछ रहे हैं 2 महीने हो गए। अबे जी, एक डिप्टी सेक्रेटरी, उप सचिव लेवल की अधिकारी, राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी, कलेक्टर रही है रानू साहू, समीर विश्नोई, ये सब अंदर है जेल के।
कुछ तो कारण होगा। न्यायपालिका पर तो भरोसा है ना भाई जी, काफी आप भी जानते हैं कितने लंबे समय से जेल में है, ये लगातार जमानत याचिका खारिज हो रही, कुछ तो बात होगी, कुछ तो एविडेंस होंगे। आदित्य जी, जब न्यायपालिका को मामला सौंपा जाएगा तो आप देखिएगा ये आरोप कहीं ठहरेंगे नहीं, ये आरोप कागजी है। और अगर भ्रष्टाचार हुआ था तो ईडी पहले ही चालान क्यों नहीं पेश की? एफआईआर का इंतजार अपने सरकार बनने का करती रही। और मैं तो ये प्रश्न कर रहा हूं चौहान साहब से भी, भारतीय जनता पार्टी से भी और केंद्र सरकार के नुमाइंदों से भी कि ईडी केवल विपक्ष के राज्यों के लिए बनी है क्या? ईडी का कार्य क्षेत्र केवल वही राज्य है जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है। ईडी अब तो सरकार बन गई है ना, जांच करेगी। मध्य प्रदेश में कितनी जांच की हमको दिखी है, गुजरात में कितनी जांच की है वो भी हमको दिखा है। तो ईडी का दुरुपयोग है। चलता फिर मैं लौट के वापस आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है जी द्विवेदी साहब, कांग्रेस की हार के लिए हम लगातार जिक्र भी करते थे, आप भी बैठा करते थे यहाँ पर। भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह रही है, अभय जी माने या ना माने। यूथ के बीच में काफी गुस्सा था पीएससी को लेकर, कोयला घोटाले को लेकर, शराब घोटाले को लेकर। ये तब नजर आया था द्विवेदी साहब जब छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लग गई थी, उसके बाद लोग बोलना शुरू किए थे। कांग्रेस जरूर सवाल उठाती रही है कि वो जो एफआईआर दर्ज है वो ऐसी है वैसी है, कहीं ना कहीं राजनीति से परे है। लेकिन दीदी साहब वो एफआईआर अगर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सर घूम जाएगा। आज जब मैं पढ़ा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि एफआईआर में इतनी तमाम चीजें 100-200 नहीं, कोई करोड़ से नीचे बात ही नहीं कर रहा है। कुछ प्रकाश डालेंगे आप? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, करप्शन हुआ है, और वो कहावत है ना कि हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। तो राजनीति में व्यापारी, अफसर, दलाल, इनका किस तरह गठजोड़ होता है, किस तरह भ्रष्टाचार होता है, ये मामले ताजा उदाहरण है इस बात के। अवैध शराब के मामले थे, अवैध कोल परिवहन के मामले थे, और इसके चलते आप देखिए कि 5,000 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार शो किया गया है। ईडी की भी एफआईआर हुई थी, और मुझे याद है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वीडियो जारी किया था, ये ईडी क्या है, ये ईडी क्या है। आज ईडी पता चल रहा है कि ईडी क्या है। ईडी कार्रवाई कर रही है निष्पक्ष तौर पर, और आज तो एसीबी और ईओडब्ल्यू ने एफआईआर की है, दो एफआईआर की है। आश्चर्य ये होता है कि इसमें वो लोग फंसे हुए हैं जो इस लोकतंत्र की मजबूत नींव है। विधायक फंसे हुए हैं, पूर्व विधायक फंसे हुए हैं, कांग्रेस के नेता फंसे हुए हैं, अफसर, आईएएस अफसर जेल में हैं। कुछ आईएएस अफसरों के नाम अभी फिर से आए हैं, बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको मालूम है कौन कौन से नाम है। तो ये लोग मुख्य सचिव, पूर्व मुख्य सचिव रहे हुए लोग हैं। सोचिए आप कि जो जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात करके राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं, वे आते से ही कितना बड़ा खेल खेलते हैं। और ये बीजेपी की सरकार में हो रहा है ऐसा नहीं है। कांग्रेस की सरकार में हमने देखा कि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने मामले दर्ज किए, आईपीएसओं को जेल में भेजा गया, और वो उसके बाद मामले सामने आए तमाम तरह के। तो पिछली भूपेश सरकार में भी हमने देखा कि बहुत सारी कार्रवाइयां ईओडब्ल्यू और एसीबी ने की थी, तब वो सही थी। आज यदि दो एफआईआर करप्शन को उघाड़ने के लिए हो रही है, उन करप्शन के चेहरों को सामने लेने तो गलत कैसे हो गई? लेकिन जनता जनार्दन असली है, वो ये तय करेगी कि ये विश्वसनीय है कि नहीं है। विधानसभा चुनाव में उसने कांग्रेस को विदा करके ये दिखलाया है कि भ्रष्टाचार वो नहीं सहेगी, और जो कार्रवाई बीजेपी कर रही है वो कहीं ना कहीं सही दिख रही है। चौहान साहब, कार्रवाई तो ईडी भी काफी दिनों से कर रही थी, कई दिनों से नेताओं से पूछताछ भी चल रही है, महीनों से चल रही है, वैसे कई दिनों से क्यों कहूंगा। अब क्या ईडी जांच हैंडओवर कर देगी, केवल एसीबी जांच करेगी? होने क्या वाला है चौहान साहब? थोड़ा सा पर्दा हटाइएगा, थोड़ा पर्दा बीच में कहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है। एक्चुअली आदित्य जी, एसीबी जो थी वो पहले भी अप्रोच कर चुकी थी कि हमारे को किसी अधिकारियों के ऊपर, बहुत सारे अधिकारियों के ऊपर, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर हमारे को जांच करनी है हमारे को। लेकिन इसको बड़े अधिकारियों, बड़े जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा रोका गया था। इनको कार्रवाई करने ही नहीं दिया। एक छोटी कार्रवाई जो रंगे हाथों पकड़ाने की कार्रवाई होती है वो भी नहीं करने दी। 5,000 की रिश्वत लेते हुए भी किसी की कार्रवाई नहीं करने दी। सिर्फ 5,000 के लिए केस भी, एक भी केस नहीं दिखा। ये 5 सालों में ऐसा हुआ है क्या? 5,000, 2,000, 5,000 में भी एसीबी जो है वो अपनी कार्रवाई करती है, रंगे हाथों पकड़ती है। मैंने खुद पकड़वाया है, एफसीआई में मैंने खुद पकड़वाया है अपने हाथों से। ये 15 साल 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, वो एक कार्रवाई होती है। ऐसा क्या हो गया कि 2018 के बाद आप एकदम से साफ हो गए, आप
एसीबी का काम ही करना बंद कर दी। ये पहले ही कर लेती, लेकिन अभी वो आपको पता नहीं क्या राम राज्य था, उसमें भ्रष्टाचार था ही नहीं, तो कार्रवाई क्यों होगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। आप खुद बताइए, यहाँ पर आप 5,000 अभी बोल रहे थे कि न्यायपालिका के पास चले जाएगा तो केस तो क्या होगा, ईडी तो अपनी 5,000 पेज की सौम्य चौरसिया की चार्जशीट पेश की गई, 5,000 पेज की, उसमें सब बताया गया, उसको अभी तक बेल क्यों नहीं मिली? सौम्या चौरसिया को रानू साहू की चार्जशीट पेश की जाती है, उसमें चंद्रदेव राय और देवेंद्र यादव का नाम कैसे आ जाता है? ठीक है, मैं आऊंगा चौहान साहब, जेल में मारपीट भी चल रही है, मैं आऊंगा उस पर बाद में आपके पास। अभय जी, आपके विधायक मंत्री सबका नाम है साहब, चिंता की बात नहीं लग रही? क्या मैसेज जाएगा लोकसभा में? थोड़ा बहुत नहीं, करोड़ करोड़ की बात सामने आ रही है। ऐसा नहीं लगता सूर्यकांत तिवारी सारा प्रदेश चला रहा था? अभय नारायण जी, मालूम ही नहीं चला आप लोगों को? सभी के सभी आंख में पट्टी बांधकर बैठे थे क्या, जो पता ही नहीं चल पा रहा था? आदित्य जी, पूरे देश ने देखा है कि महाराष्ट्र में जब ईडी कार्रवाई चालू की एनसीपी के नेताओं पर, तो सारे एनसीपी के नेता भाजपा में शामिल हो गए और ईडी की कार्रवाई बंद हो गई। तो ईडी को लेकर पूरा देश जैसे जानता है, छत्तीसगढ़ भी जान रहा है। ईडी की कार्रवाई लोकसभा तक है, ये 3 महीने और चलने वाली है। 3 महीने के बाद ईडी गधे के सिंह तरह इस प्रदेश से गायब हो जाएगी, क्योंकि ईडी के लोग छोड़ देंगे। अब भ्रष्टाचार खेलो, हम जा रहे हैं, हमने आपकी सरकार बनवा दी, अब उन प्रदेशों में जाएंगे जहां उनको सरकार बनवानी होगी। आज लोकसभा में हालत क्या है देख लीजिए, सारे राष्ट्रीय नेता डरे सहमे से इनके प्रभाव से हैं, और वही स्थिति छत्तीसगढ़ पैदा करना चाहते हैं। इनको पता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिंदा है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लोग जिंदा है। अगर आप कांग्रेस के लोगों को डरा कर, धमका कर, ईडी से झूठे आरोप लगाकर लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं, तो परिणाम जनता लाएगी। जनता ने अभी आपको सत्ता दिया, हमने स्वीकार किया जनादेश। अगर हमने कोई भ्रष्टाचार किया है, गलत काम किया है, जेल में बंद है, वो तो कुछ और कहानी अपने बयान में दे रहे हैं, वो तो पूरी पट्टी खोल दे रहे हैं कि होता क्या था, क्या नहीं होता था, उनको किस तरह से दबाव बनाया जाता था। मुझे तो लगता है जो लोग अंदर है उसमें कुछ कोई सरकारी गवाह ना बन जाए भाई जी, और दिक्कत ना हो जाए आने वाले समय में। बनेगा। अगर क्या दोष है डीपीएस का, क्या दोष है गुलाब कमरों का, क्योंकि रेणुका सिंह के खिलाफ लड़े, मुख्यमंत्री उम्मीदवार के खिलाफ। रिश्तों ने बताया जो मुख्यमंत्री बन गए वो उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ जो लड़े। ये तो चुन चुन के लोगों को लाया जा रहा है। हमको बिल्कुल न्यायपालिका में विश्वास है, ये मामला न्यायालय में जाएगा, वहां टिकेगा नहीं। लेकिन जो खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, जो बदले की भावना दिखा रही है, जो केंद्र शासित प्रदेश होकर छत्तीसगढ़ के लोग काम कर रहे हैं। अरे साहब, 2 महीने नहीं हुए, आप मोदी गारंटी का पता नहीं, लेकिन बदले की गारंटी चालू हो गई। आज बदले की गारंटी पे आपने काम कर दिया, इसके बाद भी आप अभय जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन थोड़ा सा 2018 में भी लौट चली अमन सिंह के खिलाफ एफआईआर, मुकेश गुप्ता के खिलाफ एफआईआर, पुनीत गुप्ता के खिलाफ एफआईआर, अभिषेक सिंह के खिलाफ जांच, रमन सिंह के खिलाफ जांच। शुरुआती तौर पर आपकी सरकार भी ऐसी चल रही थी, शायद सरकारें ऐसी ही चलती हैं। मैं द्विवेदी साहब को द्विवेदी साहब, मैं जब एफआईआर पढ़ रहा था बड़ी अचरज की स्थिति मुझे लगी। एक डिप्टी कलेक्टर 32 करोड़ रुपए ले रहा है, कलेक्टर को 5 करोड़ मिल रहा है, बाकी माफिया 90 और 100 करोड़ में डील कर रहे हैं, विधायक को 50,000 1 लाख मिल रहा है। क्या रेट हो गया बताइए? मतलब जिसको जो मिला लेते चलो, एक डिप्टी कलेक्टर को ज्यादा, कलेक्टर को कम। इस रेट लिस्ट के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे द्विवेदी साहब जी। देखिए आदित्य, सीधे तौर पर यह दिखता है कि ये तो करप्शन बहुत अंदरूनी स्तर पर चल रहा था, और उसमें मैंने पहले भी कहा कि इसमें बहुत बड़ा एक गठजोड़ था जो इस भ्रष्टाचार को हवा दे रहा था। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी बात कही कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो ये उनका एक तरह से दावा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। इसलिए ईडी आज छत्तीसगढ़ में आकर के काम कर रही है, वरना राजनीतिक दलों का क्या है। आप देखिए कि झीरम घाटी कांड इतना बड़ा हुआ, कोई जांच एजेंसी सफल नहीं हो पाई उसकी जांच में। एनआईए फेल हो गई, सीबीआई फेल हो गई, सीआईडी तो राज्य से ही खत्म कर दी गई, एसीबी और ईडब्ल्यू अब बचे हैं, ये लोग कम से कम कार्रवाई कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि पिछली रमन सरकार में भी उस समय मामले सामने आए थे, हमने देखा था कि जो बाबू थे, सरकारी बाबू थे, उनके घरों से 4-4 करोड़ की रकम मिलती थी। तो करप्शन तो फैला हुआ था, लेकिन इस करप्शन को यदि रोकना है तो नरेंद्र मोदी की तरह आपको सामने लाना पड़ेगा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। चौहान साहब, चुनाव के पहले आप लोग खेला कर रहे हैं, वहां बिहार में खेला हो रहा है, यहाँ छत्तीसगढ़ में खेला कर रहे हैं। चाहते क्या है आप लोग? केवल डरा डरा के रख रहे हैं। पिछले 5 साल में नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। ईडी आपकी है भाई, लोकसभा चुनाव तो चैन से लड़ने दीजिए कांग्रेस पार्टी को।
आदित्य जी, इसका मतलब जो है ये है कि विपक्ष अगर है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। विपक्ष का अगर कोई जन्मदिन मना रहा है तो उसके उस दिन कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बोलते हमारे जन्मदिन वाले दिन इन्होंने तोहफा दिया हुआ, भूपेश बघेल जी बोल रहे थे। तो ये इनका मतलब अपनी कार्रवाई न करे, शासन अपनी कार्रवाई न करे और प्रशासन अपनी कार्रवाई कर दे, न्यायपालिका को राहत नहीं दे रही है। आप न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। ये समय मेरे पास कम है। चौहान साहब, छोटा सा जवाब। आपके ऊपर अन्याय हो रहा है तो आप न्यायपालिका के पास जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? अगर ईडी गलत कार्रवाई कर रही है, इनकी धज्जियां उड़ा दी जनता ने, इनकी धज्जियां उड़ा दी जनता ने। ये परिणाम दिखा दे जो इन्होंने घोटाला किया, जो इन्होंने अभय जी कहूंगा छोटा सा। अभय जी, आपके पास तोड़ क्या है? आपको नहीं लग रहा इतने सारे लोग जेल जाएंगे? वैसे भी आप लोगों ने अति की है, ये एफआईआर में दिख रहा है। पूरी कांग्रेस यही काम कर रही थी क्या? एफआईआर कह रही कि आपके कोषाध्यक्ष से लेकर विधायक, मंत्री, अफसर सब, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको काम करने मिला। और कौन कौन से झंडे गाड़ना चाहते थे अभय जी, जो इतने सारे लोगों का नाम आ गया, फिर भी आप कहते हैं कि आपको काम करने का प्रॉपर समय नहीं मिल पाया? अभय जी, छोटा सा जवाब। पहला लाइन कहा कि हमको कोई अवसर नहीं लग रहा है। ईडी आई इसी काम को करने के लिए थी और ईडी वही काम कर रही है जिस काम को करने आई थी। विधानसभा के बाद अब लोकसभा का टारगेट है उसको कि लोकसभा बदनाम करके चले जाओ। एफआईआर में पूर्व सीएम बघेल जी का नाम नहीं है, लेकिन उनके लिए मुसीबतों से भरी है एफआईआर। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, सियासत में इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा था, सूबे के मुखिया को जानकारी नहीं थी, वो भी भूपेश बघेल जैसे नेता जिनके सूत्र इंटेलिजेंस से ज्यादा तेज चलते हैं। छोटा सा जवाब दे दीजिए। बघेल जी ने एक चिंता बिल्कुल जाहिर की है कि लोकसभा चुनाव में के चलते ये कार्रवाई हो रही, लेकिन मैं उन्हें बताऊंगा कि पप्पू यादव जेल से भी लाखों वोटों से चुनाव जीत जाते थे। इसका मतलब ये था कि आप साफ सुथरे कैंडिडेट दीजिए, जनता उन्हें एक्सेप्ट करेगी। भले ही सरकारी ठप्पा भ्रष्टाचार का लग जाए, लेकिन जनता को यदि प्रत्याशी ईमानदार मिल जाता है तो वो उसे जरूर जिताती है। कांग्रेस को इस उम्मीद पर कम से कम टिके रहना चाहिए। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है। कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि ईडी फिर से लोकसभा तक इसी तरह से एग्रेसिव मोड पर रहेगी। लोकसभा हो जाएगा तो ईडी यहां से गायब हो जाएगी। सवाल सबसे बड़ा यही है, ईडी आए चाहे सीबीआई है, जनता जनार्दन है, उसकी अदालत में फैसला होना है। ऐसे कैंडिडेट दीजिए जो जनता की पसंद क्यों, ऐसे कैंडिडेट दीजिए जो जनता जिसको पसंद करे। निश्चित तौर पर चाहे कोई भी एजेंसी आ जाए, जनता निश्चित तौर पर उसको अपना सिरमौर जरूर बनाएगी। आप सभी वहां से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।